हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और स्टेनो से संबंधित सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बारदोली सत्याग्रह के मुख्य नेता कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह के मुख्य नेता थे। आइए जानते हैं बारदोली सत्याग्रह के बारे में। जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में देखा गया। वहीं बात की जाए बारदोली सत्याग्रह की, तो ये आपका 1928 में गुजरात में हुआ, जिसमें इसका प्रमुख कारण था कि उस समय की जो प्रांतीय सरकार थी वो किसानों के ऊपर लगान में 30% तक वृद्धि कर दी गई थी। इसी का नेतृत्व करते हुए सरदार पटेल ने इसका जमकर विरोध किया तथा इसमें सफलता हासिल की, और इस सफलता के बाद महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। और सरदार पटेल को गांधी जी की अहिंसा नीति से प्रभावित थे, इसीलिए इन्होंने गांधी जी द्वारा किए गए सभी स्वतंत्रता आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे सभी आंदोलनों में सरदार पटेल की भूमिका भी अहम रही है। आइए जानते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वह मुस्लिम मस्जिद कहाँ स्थित है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का इकबाल भी संरक्षित है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी श्रीनगर या ऑप्शन डी मक्का। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीनगर में पैगंबर मोहम्मद साहब का इकबाल भी संरक्षित रखा गया है। आइए जानते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में। जैसे कि इनके जन्म की बात की जाए, जो कि आपका 1570 ईस्वी में मक्का मदीना सऊदी अरब में हुआ था, और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। वहीं अगर हिजरी संवत जो कि मुस्लिम संवत या हिजरी संवत की बात की जाए, तो वो आपका 24 दिसंबर 622 ईस्वी से माना जाता है। इस्लाम धर्म की नींव जो कि हजरत मोहम्मद साहब ने रखी। हजरत मोहम्मद साहब के अनुसार सुन्नी उसे कहते हैं जो सुने हुए पे विश्वास करता है। वहीं जो कुरान का है वो अरबी भाषा में अनुवाद देवदूत ग्रेवियल ने किया। हजरत मोहम्मद साहब ने जो उपदेश दिया उस कुरान में उल्लेखित किया गया है। वहीं हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर का जिस दिन जन्म होता है उस दिन ईद मिलाद उन नबी का पर्व मनाया जाता है। और अगर हजरत मोहम्मद साहब की जीवन चरित्र किसने लिखी बात की जाएगी, तो वो इब्न इशाक ने लिखी, और ईमान की प्राप्ति हुई थी हजरत मोहम्मद साहब को वो 1610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुई थी। और इनकी मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म जो था वो सुन्नी और शिया दो भागों में बंट गया, और जो हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे उन्हें खलीफा कहा गया, तथा हजरत मोहम्मद साहब मदीना में ही दफनाया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने कर्मियों को मातृत्व लाभ देने के लिए बना है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, जो कि कर्मचारियों को मातृत्व लाभ देने के लिए बनाया गया है। आइए जानते हैं अनुच्छेद 41, 42, 43 और 44 के बारे में। जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए अनुच्छेद 41, तो इसमें जो है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संहिता और मनोवंचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 43 की बात की जाए जो कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, और अनुच्छेद 43 का की बात की जाए तो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, और अनुच्छेद 44 जो कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रबंध करना है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो साधन बिजली के सर्किट की शक्ति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वेव मीटर, ऑप्शन बी विस्क मीटर,
ऑप्शन सी वोल्ट मीटर या ऑप्शन डी वॉट मीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी वॉट मीटर, जो कि बिजली के सर्किट की शक्ति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कराधान है ऑप्शन ए मौद्रिक नीति, ऑप्शन बी राजकोषीय नीति, ऑप्शन सी मूल्य नीति या ऑप्शन डी वेतन नीति। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी राजकोषीय नीति, जो कि आपका कराधान है। आइए जानते हैं राजकोषीय नीति के बारे में। राजकोषीय नीति जो कि स्थिरता और विकास के लिए सरकार द्वारा कराधान और सार्वजनिक व्यय का उपयोग किया जाता है। राजकोषीय नीति आर्थिक आंकड़ों और प्रभावों को मौद्रिक नीति से प्रभावित होती है। जब सरकार अपने खर्च की तुलना में आय अधिक प्राप्त करती है तो उसे हम अधिशेष के रूप में जानते हैं, लेकिन जब सरकार आय की तुलना में खर्च अधिक करती है तो इस स्थिति को घाटे की स्थिति कहा जाता है। वहीं अगर मौद्रिक नीति की बात की जाए क्या होती है, तो जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है उसे मुद्रा नीति कहते हैं। इसका उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास और आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना होता है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए 2 नवंबर 2000 को, ऑप्शन बी 6 नवंबर 2000 को, ऑप्शन सी 7 नवंबर 2000 को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तराखंड का जो गठन किया गया था आपका 9 नवंबर 2000 को किया गया था। आइए जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। जैसे कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके 9 नवंबर 2000 को स्थापित किया गया। इस उत्तराखंड का गठन किया गया तो उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। उसके बाद 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है तथा उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा की बात की जाएगी तो हिंदी है और द्वितीय राजभाषा जो कि संस्कृत है 2010 में बनाई गई। वहीं उत्तराखंड में 2 विधानसभा भवन है, जो कि एक देहरादून में है और दूसरा गैरसैंण में है। उत्तराखंड के अलावा महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में भी 2 विधानसभा भवन हैं। उत्तराखंड राज्य के से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए उत्तराखंड का राज्य पुष्प तो वह आपका ब्रह्म कमल है, जो आपका मोनाल है। राज्य पशु आपका कस्तूरी मृग है। राज्य वृक्ष की बात की जाएगी अगर तो बुरांश है और राज्य खेल जो कि उत्तराखंड का फुटबॉल है। अगर राज्य गीत की बात की जाएगी उत्तराखंड की तो वो देवभूमि मातृभूमि सशस्त्र वंदन है, जिसे हेम विशिष्ट द्वारा लिखित है, जो कि सन 2016 में घोषित किया गया। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डायनामाइट बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी ग्लाइकोल, ऑप्शन सी ग्लिसरॉल या ऑप्शन डी एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लिसरॉल का प्रयोग डायनामाइट बनाने में किया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि डायनामाइट नामक प्रसिद्ध विस्फोटक का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने 1867 में किया। डायनामाइट के निर्माण में नाइट्रोग्लिसरीन प्रयुक्त किया जाता है। अतः जो डायनामाइट में ग्लिसरीन की मात्रा होती है वो 20, 40, 60 और 75% तक रहती है। अतः इसकी प्रबलता नाइट्रोग्लिसराइल की मात्रा पर निर्भर होती है। जैसे कि अगर 75% नाइट्रोग्लिसराइल वाला जो डायनामाइट होगा वो सबसे ज़्यादा प्रबल माना जाएगा और नाइट्रोग्लिसरीन 13 डिग्री पर जम जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा लाए गए क्वेश्चंस और उसकी व्याख्या और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। और अगर आपका कोई भी कमेंट या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या किसी भी टॉपिक से आपको संबंधित प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में दीजिए और मैं पूरी प्रयास करूँगी उसका प्रैक्टिस सेट लाने का। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओलावृष्टि किसके कारण से होती है? ऑप्शन ए संघनन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी सब्लिमेशन या ऑप्शन डी फ्रीजिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रीजिंग के कारण ओलावृष्टि होती है। वहीं आइए जानते हैं संघनन, संवहन या सब्लिमेशन क्या होता है।
जैसे कि संघनन, गैस से द्रव बनने की जो परिघटना होती है उसे हम संघनन कहते हैं। ये वाष्पन का उल्टा होता है, क्योंकि वाष्प में द्रव्य जो गैस के रूप में परिवर्तित होता है, और लेकिन जब गैस द्रव्य के रूप में परिवर्तित होती है तो वो हम संघनन कहते हैं। जैसे कि वर्षा। वहीं बात की जाए आपकी संवहन, किसी तरल पदार्थ अथवा गैस में स्वयं अणुओं के स्थानांतरण द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होने वाला ऊर्जा का संचरण ही संवहन कहलाता है। वहीं बात की जाए ऊर्ध्वपातन की, तो जिसे इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलेंगे। कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस रूप में जब बदल जाता है तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहेंगे। जैसे कि आयोडीन या कपूर, ठोस रूप में होता है, लेकिन जैसे ही उसे हम जलाते हैं वो फिर गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पंचवर्षीय योजना को मंजूरी कौन देता है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद, या ऑप्शन डी संसद और राज्य विधानसभा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देता है। आइए जानते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पंचवर्षीय योजना भारत की एक राष्ट्रीय योजना है। इसमें प्रधानमंत्री जो कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में होते हैं, वहीं आयोग का एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता है जिसका ओहदा एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। वहीं बात की जाए पंचवर्षीय योजनाओं की, तो आपकी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से लेके आपकी 56 तक चली। इसका जो योजना का मॉडल था वो हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित है तथा इसका मुख्य ध्यान देश की कृषि विकास पे था। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 के बीच में लाई गई, इस योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और इसका मुख्य लक्ष्य देश का औद्योगिक विकास करना था। वहीं तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 के बीच की थी, इसको गॉडगिल योजना भी कहा गया, लेकिन चीन के युद्ध के कारण यह योजना फेल हो गई। इसके बाद योजना अवकाश आया। योजना अवकाश की जो समय अवधि थी वो 1966 से लेकर 1969 तक थी। योजना अवकाश को बनाने के पीछे का मुख्य कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता थी। वहीं बात की जाए आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी 1969 से 1974 के बीच में आई। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी 1974 से 1989 के बीच में आई। इस योजना को ड्रॉफ्ट डीपी धर द्वारा तैयार किया गया। इसके बाद जो योजनाएं थी उनको ख़त्म करके वार्षिक प्लान लाया गया, जिसे रोलिंग प्लान भी बोला गया, जो कि मोरारजी देसाई की सरकार में किया गया था। उसके बाद आपकी आई छठी पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 1980 से लेकर 1985 तक था। इस योजना के समय देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की गई तथा नाबार्ड बैंक की स्थापना भी छठी पंचवर्षीय योजना में की गई। वहीं बात की जाए अगर सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 1985 से 1990 तक के रहा, और इसके बाद वार्षिक योजनाएं जो कि केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी थी। इस कारण 1990 से 91 और 1991 से 92 में 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई जो कि आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद। और फिर बात की जाएगी आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी 1992 से 1997 के बीच में आई। इस योजना के दौरान ही नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी, अर्थात देश के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी मॉडल की शुरुआत आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना से माना जाएगा। और नवी पंचवर्षीय योजना जो आपकी 1997 से 2002 तक रही, इसका मुख्य फोकस न्याय और समानता के साथ विकास पर था। और आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना जो सन 2002 से 2007 तक की रही, इसका जो योजना में लक्ष्य रखा गया था अगले 10 वर्ष तक भारत में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। और बात की जाए आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना की, तो ये आपका सन 2007 से सन 2012 तक आई। इस योजना को सी रंगराजन द्वारा तैयार किया गया तथा इसका जो थीम था वो तेज और अधिक समावेशी विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी सन 2012 से सन 2017 तक रही। इसके बाद भारत में वर्तमान मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं जो कि सन 2017 से में बनाना बंद कर दिया है। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कही जाएगी। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन। कुबलाई खान द्वारा स्थापित राजधानी दायदो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए समरकांड में, ऑप्शन बी बीजिंग में, ऑप्शन सी उलान बटोर में, या ऑप्शन डी अल्मा अट्टा में। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, बीजिंग में आपका दायदो स्थित है। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए गए क्वेश्चंस और उसकी व्याख्या पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।
फॉर वॉचिंग माई चैनल।